नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी इकाई 6 गद्य, जिसका शीर्षक है भारत माता की जय। लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। दोस्तों, शीर्षक से ही स्पष्ट है भारत माता की जय, यानी कि हमारे देश की जय बोलने का जो नारा है, भारत की जय बोलने का जो नारा है, विजय का जो नारा है, उसको शीर्षक के रूप में यहाँ पर दिया गया। अक्सर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन और स्वतंत्र दिन पर अलग अलग प्रकार के नारे लगाते हैं। वंदे मातरम, कौमी नारा, भारत माता की जय। हम ये नारे तो लगा देते हैं जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला कर, पर कभी भी यह विचार नहीं करते कि नारों का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या विचार निहित है, क्या भाव प्रकट होता है। बस हम तो चिल्ला चिल्ला कर देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी नारे जो है वह लगा दिया करते हैं, पर उसका सही मायने में अर्थ क्या है वह हमें पता होता नहीं। इस गद्य में लेखक ने भारत माता की जय, इस नारे का अर्थ क्या है और उसमें क्या विचार निष्पन्न होता है, वह एक अनपढ़ ग्रामीण जनता के सामने उसे स्पष्ट किया। और जब यह ज्ञान कि भारत माता की जय का नारा जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसमें क्या विचार निहित है, यह ज्ञान जब उन भोले भाले अनपढ़ जाट समुदाय के किसानों ने समझा तो ये ज्ञान उनके लिए बहुत ही नया था और उन्हें आनंद हुआ कि कई दिनों से जो ये नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, तो इसका अर्थ क्या है वह खुद उन्हें पता नहीं होता था। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्पष्टीकरण किया, उसे समझाया, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ कि वह जो नारा लगा रहे हैं वह भारत के सभी भाई बहनों, यहाँ पर जो रह रहे हैं निवासी, चाहे वह पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो या कोई और प्रदेश का हो, वह सभी की जय बोलते हैं। उन सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं जो भारत के हर एक प्रदेश में रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ शीर्षक ही इसलिए दिया गया है कि भारत माता की जय, ये नारा जो है उसका अर्थ जवाहरलाल नेहरू उस अनपढ़ ग्रामीण जाट समुदाय के जो किसान हैं उनके सामने स्पष्ट करते हैं, और इसलिए इसका शीर्षक दिया गया है भारत माता की जय। इस गद्य की चर्चा हम अलग अलग भागों में करने जा रहे हैं, जिनमें से पहले भाग में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सामान्य औपचारिक परिचय प्राप्त करेंगे। फिर हम एक नया साहित्य स्वरूप पढ़ रहे हैं, आत्मकथांश। इसका अर्थ होता है आत्मकथा का अंश। कोई भी साहित्य स्वरूप जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमारे पास जानकारी हो यह आवश्यक है, और इसी कारण से हम यहाँ पर इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा जो है उस पर जो विचार विमर्श है वह प्रस्तुत करेंगे। और बाद में हम इस आत्मकथांश का जो सारांश है, उसका जो गद्यार्थ है, उसकी समझ प्राप्त करें। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय जो है वह थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। हम जिसे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे उन्हें चाचा कहकर बुलाते थे और बाद में उनका नाम पड़ गया चाचा नेहरू।
और इसी कारण उनके जन्मदिन को बाल दिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी उस समय के बैरिस्टर वकील थे, जाने माने वकीलों में उनकी गिनती होती थी और उस समय के प्रसिद्ध परिवारों में, धन संपन्न सुविधा संपन्न परिवारों में उनकी गिनती होती थी। तो धन की, पैसों की उस समय मोतीलाल नेहरू जी के पास कोई कमी नहीं थी। तो परिणामतः उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसमें किसी प्रकार की कमी उन्होंने रहने नहीं दी। और इतना ही नहीं, उनकी जवाहरलाल नेहरू जी की शिक्षा जो है बहुत ही उच्च विश्वविद्यालयों में, जाने माने स्कूलों में, पाठशालाओं में करवाई गई। और ज़्यादातर उनका अभ्यास जो है उच्च कक्षा का वह विदेश में रहा, इसलिए वे अभ्यासु व्यक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आए। लंदन जाकर उन्होंने अभ्यास किया, कई बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों में उनका अध्यापन रहा। तो स्वाभाविक है कि उनमें जो गुण विकसित होने चाहिए अध्ययन के, अभ्यासों के, वह विकसित हुए। और ये बात उनकी जीवन शैली में ही नहीं बल्कि उनकी जो प्रकाशित किताबें हैं एक लेखक के रूप में, उसमें भी यह बात स्पष्ट होती है कि वह कितने अभ्यासु थे। मोतीलाल नेहरू ने उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में करवाई। उनकी माता का नाम जो है वह स्वरूपा देवी था। जवाहरलाल नेहरू विदेश से जब वापस पढ़कर आए, फिर उनका विवाह कमला देवी नामक लड़की के साथ कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जब विदेश में से पढ़कर वापस लौटे थे तो यहाँ आकर देखा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने के संघर्ष में जुटे हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी के ये कार्यशैली, उनके जो विचार है वह पसंद आए और परिणामतः वह उनके साथ स्वातंत्र्य संघर्ष में, स्वातंत्र्य संग्राम में जुड़ गए और गांधी जी के विचारों के अनुरूप उन्होंने अपनी जीवन शैली को ढालने का प्रयत्न करने लगे। जो व्यक्ति पहले विदेश में पढ़कर आया, जो सुविधा संपन्न परिवार में रहता था, वह धीरे धीरे गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वह उनकी जीवन शैली जो है उसे धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करने लगता है। और परिणामतः गांधी जी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रभावित होकर उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। उन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़त में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ साथ सहयोग दिया और परिणामतः कई बार जेल भी गए। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र मिल गया, तो उसके बाद जब पहला बड़ा प्रधान चुनने की बात आई, तो जब चुनाव किया गया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान बनने के लिए दो लोग उनके साथ जुड़े। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे आचार्य कृपलानी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वातंत्र्य संग्राम में जो हिस्सा लिया और गांधी जी उनके विचार और जीवन शैली से प्रभावित होकर उन्हें उत्तराधिकारी तो घोषित कर देते, पर चुनाव में जवाहरलाल नेहरू हार गए और सबसे ज़्यादा जो मत मिले, वोट मिले, वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे क्रमांक पर आचार्य कृपलानी थे। पर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी पर विशेष रूप से उनकी कृपा दृष्टि थी, उन्हें प्रिय थे। तो सरदार वल्लभ भाई को बुलाकर और आचार्य कृपलानी जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि वे इस चुनाव में से अपना कदम वापस खींचो।
तो दोनों ने ही उसमें हिस्सा न लिया और परिणामतः तीसरे नंबर पर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इतना ही नहीं, उनके जीवन के दौरान 1951, 52 एवं 1951, 52, 57 और 62 इन सभी चुनावों में वह देश के प्रधानमंत्री रहे। यूँ कह सकते हैं कि अपने जीवन के एक बड़े काल में वह देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के समय में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई जो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विकसित करने में साबित हुई। उन पर दोस्तों अलग अलग समय पर आरोप भी लगाए गए। आज देश में जिनकी कीर्ति है, हम उस समय की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं। हमने जो पढ़ा है, जाना है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को एक और गांधी जी का आशीर्वाद था, वरदान था और गांधी जी उनसे प्रभावित थे। जबकि दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू के साथ ही रहने वाले जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने गांधी टुडे नामक एक किताब लिखी है और उस किताब में जवाहरलाल नेहरू की जो कार्य पद्धति थी उस पर उन्होंने आलोचना की। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू के अंगत मित्र भी थे और काफ़ी सालों उन्होंने उनके साथ कार्य भी किया और उसके बावजूद भी इन परिस्थितियों में अगर जयप्रकाश नारायण ने कुछ लिखा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो वह तथ्यहीन नहीं हो सकता। तो जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगाए गए हैं कि जिस प्रकार गांधी जी ने काम किया, अगर गांधी जी ने उसको उत्तराधिकारी घोषित किया है तो उसी मार्ग पर चलकर गांधी जी जैसे काम देश के लिए, देश की जनता के लिए उनको करने चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने वैसे काम किए नहीं। और इतना ही नहीं, 1962 का चीन का जो युद्ध हुआ उसके बाद उन्हें ऐसा दुख हुआ, सदमा हुआ कि 1964 में हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो जवाहरलाल नेहरू पर समय समय पर आरोप लगाए गए और यहाँ तक 1915 में सुभाष चंद्र बोस जो है उनका उनसे जुड़े हुए दस्तावेज सरकार ने जारी की। तो इनमें से भी ये बात स्पष्ट हुई है कि जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष की मृत्यु के बाद देश की आज़ादी तक उसके 15-20 साल तक उनके जो परिवार वाले थे उन पर जासूसी करवाई थी, आईबी को कहते। अब ये क्या घटना है इनके बारे में कोई जानता नहीं है, दस्तावेजी या अन्य सामग्री है इस प्रकार की आलोचनाएं भी करती। पर निसंदेह वे एक राजनीतिक के रूप में उस समय बड़े व्यक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आए। देश के लंबे अरसे तक जिन्होंने वड़ा प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, उनके 14 नवंबर उनका जो जन्मदिन है उसे भारत में बाल दिन के नाम से भी मनाए जाते थे, क्योंकि बच्चे उन्हें चाचा जी के नाम से पुकारा करते थे। तो उनका जो जन्मदिन है वह बाल दिन के नाम से देश में मनाया जाता है, 14 नवंबर। दोस्तों, उनका अध्यापन जो है विदेश में रहा। तो मैंने अभी अभी कहा कि वे अभ्यासु थे। विश्व साहित्य का अध्ययन उन्होंने काफ़ी किया था और यही बात उनकी किताबों में उभर कर सामने आई है। वे इतिहास के भी ज्ञाता थे, साहित्य भी मर्मज्ञ थे और राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी थे। तो स्वाभाविक है कि उनके इस पुस्तकों में उनकी इस शैली का होना आवश्यक है, दिखाई देता है। उनकी किताबों की अगर बात करें कि कौन कौन सी किताब उन्होंने लिखी है, तो उनकी आत्मकथा मेरी कहानी नाम से प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं, इतिहास के संदर्भ में भी उनकी कई सारी किताबें, पुस्तक जो है प्रकाशित हुई, जिसमें विश्व इतिहास की एक झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी प्रकाशन हुआ है भारत एक खोज। और दोस्तों, ये दोनों ही किताब पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, इस पर धारावाहिक रूप में दूरदर्शन पर काफ़ी समय तक प्रकाशित करके टेलीकास्ट भी उन्हें किया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे
उसको भी शीर्षक देकर प्रकाशन करवाया गया है। पिता के पत्र पुत्री के नाम। ऐसे कई सारे ग्रंथ जो है उन्होंने समय समय पर लिखे, जिसमें मेरी कहानी उनकी आत्मकथा है, जो उनके जीवन के प्रारंभिक दौर से लेकर राजनीतिक संघर्ष तक की कहानी जो है वह प्रस्तुत करती है। यहाँ पर उसकी इसी कृति में से, मेरी कहानी में से ही एक छोटा सा प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का औपचारिक सामान्य परिचय है। अब हम आत्मकथांश क्या है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आत्मकथा क्या है। आधुनिक समय में जिस गद्य विधाओं में जन्म लिया और ज़्यादा से ज़्यादा वह फैलती गई, उनमें कई सारी गद्य विधाएँ हैं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी साहित्य, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सभी जो है वह आधुनिक गद्य विधाएँ हैं और करीब करीब ये स्वरूप की दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक मालूम पड़ते हैं। हम आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र या जीवनी, यात्रा वृत्त को भी लीजिए आप, डायरी साहित्य, पत्र साहित्य, इन सभी को जब देखते हैं तो एक समय ऐसा लगता है कि ये मिली जुली विधाएँ हैं। हालांकि उसके स्वरूप, उसके तत्वों के आधार पर इनमें काफ़ी अंतर है स्वरूप पर, फिर भी ऊपर ऊपर से ये विधाएँ आत्माभिव्यक्ति की विधाओं के रूप में हम देखते हैं। आत्माभिव्यक्ति की विधाएँ मतलब जिसमें खुद की अभिव्यक्ति हो, इस प्रकार की विधाओं के रूप में हम देखते हैं। तो आत्मकथा भी आधुनिक समय में लिखी गई, आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए लिखी गई कथा जो है वह है। नाम से स्पष्ट है, आत्मकथा। आत्मा मतलब खुद, अपनी, कथा मतलब कहानी, जिसमें खुद की कहानी जो है विस्तृत रूप से लिखी गई हो, उसे आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथांश मतलब कि आत्मकथा में से एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया जाए तो उसे कहते हैं आत्मकथांश। हमारे यहाँ किताब में जवाहरलाल नेहरू जी की मेरी कहानी जो आत्मकथा है, उनमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है और इसलिए साहित्य प्रकार बना आत्मकथांश। आत्मकथा के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिनमें जीवन चरित्र भी कहते हैं, आत्मचरित्र भी कहते हैं, आत्मकथा भी कहते हैं। ऐसे अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता रहा है। अंग्रेजी में आत्मकथा के लिए ऑटोबायोग्राफी शब्द का उपयोग किया जाता है और मूलभूत रूप से ये विधा जो है वह अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के स्वरूप ही जन्मी थी, जो कि हमारा भारतीय साहित्य में आत्माभिव्यक्ति जो है वह, आप देखिए संस्कृत या वैदिक साहित्य से लीजिए, उसमें कहीं पर भी लेखक या कवि अपने जीवन के बारे में बहुत कम सामग्री प्रस्तुत करते थे, तो उसमें कहीं पर भी वे अपना नाम तक नहीं उल्लेख करते थे। और कहीं कहीं किताबें तो ऐसी है जो खोज का विषय बन गई है कि उनके लेखक कौन है, कवि कौन है। वो कारण है कि हमारे यहाँ आत्माभिव्यक्ति खुद के बारे में लिखने की, प्रशंसा करने की परंपरा नहीं रही। तो ये अंग्रेजी साहित्य के या पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के स्वरूप जन्मी ये विधा है और अन्य भारतीय भाषाओं में बंगला, गुजराती, मराठी, हिंदी, इस प्रकार की भाषाओं में वह विकसित हुई। तो दोस्तों, आत्मकथा उसे कहते हैं जिसमें लेखक अपने संपूर्ण जीवन का, तथ्यों का, प्रसंगों का, घटनाओं का, सुखद दुखद, उसमें गुण दोष अपने जीवन के प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है। वह विस्तृत लेखन आत्मकथा कहलाता है। यहाँ जीवन के अंतिम दौर तक व्यक्ति जो अनुभव करता है, चाहे वह सुख के हो, दुख के हो, गुण हो, दोष हो, भले बुरे हो, उसको सच्चाई के साथ अभिव्यक्त करता है। कहीं पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें करने होते नहीं।
आत्मकथा में ऐसा नहीं होता है कि अच्छी बातें जो है उसे प्रस्तुत कर दे और बुरी बातें जो है उसको छिपा दे। यहाँ आत्मकथा में लेखक प्रामाणिकता के साथ अपना जो जीवन है, उसका जो संघर्ष है, उसकी कार्य पद्धति है, उन्होंने किया हुआ जीवन संघर्ष है, उसका जन्म से लेकर अंतिम जीवन के दौर तक उन प्रसंगों का विस्तृत रूप से आलेखन करता है, तो उसे कहते हैं आत्मकथा। अब आपके मन में एक और प्रश्न हो सकता है कि साहित्य में आत्मकथा जो है वह अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के स्वरूप जन्मी विधा है, लेकिन हिंदी की पहली आत्मकथा किसे स्वीकारा गया है, ये भी मन में एक प्रश्न हो सकता है। तो दोस्तों, हिंदी की जो पहली आत्मकथा अलग अलग इतिहास ग्रंथों में स्वीकारी गई है वह है बनारसीदास जैनकृत अर्धकथानक। अर्धकथानक नाम की जो पुस्तक है, बनारसीदास जैन उसके लेखक हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो जो धार्मिक सामाजिक आदि प्रसंग अनुभव किए उनका प्रामाणिकता के साथ ब्यौरा दिया और परिणामतः ये हिंदी की पहली आत्मकथा जो है उसके रूप में स्वीकारी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बनारसीदास जैन के मृत्यु के काफ़ी समय बाद ये आत्मकथा प्रकाशित हुई है। तो हमारी हिंदी की पहली आत्मकथा अगर कोई पूछे तो सीधा उत्तर है कि बनारसीदास जैन कृत अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा। उसके बाद धीरे धीरे अन्य भाषाओं में हिंदी में यह परंपरा आगे बढ़ती गई और अलग अलग लेखकों ने अपने जीवन को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, जिसमें धार्मिक धर्म से जुड़े हुए लोगों ने भी अपने धर्म विषयक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों ने भी अपनी आत्मकथाओं के अंश लिखे। लेखकों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब राजनीतिज्ञ जो है उन्होंने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी और फिर साहित्यकारों ने भी अपने जीवन के बारे में लिखी। विश्व की सबसे श्रेष्ठ आत्मकथाओं में हम जिसे गिनते हैं वह है गांधी जी की सत्य के प्रयोग। हिंदी में भी कई सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिसमें एक नाम उल्लेख कर सकते हैं हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी जो है, उन्होंने अपनी आत्मकथा बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक 4 भागों में हुआ है प्रकाशन, जिसमें पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा है। अमृता प्रीतम ने भी रेवेन्यू स्टैम्प में अपनी जीवन की प्रामाणिकता गाथा जो है वह प्रस्तुत की, आत्म अभिव्यक्ति की। तो ऐसे कई रचनाकार धीरे धीरे उभर कर हमारे सामने आए जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी और आज आत्मकथा साहित्य जो है वह समृद्ध बनता जा रहा है। आत्मकथा जो है वह आत्माभिव्यक्ति की कथा है, इसलिए एक आत्मकथा लेखक जितना अपने जीवन के प्रति प्रामाणिकता के साथ उन तथ्यों को प्रस्तुत कर सके, इतनी आत्मकथा श्रेष्ठ बनती है। तो दोस्तों, ये हिंदी आत्मकथा साहित्य का थोड़ा परिचय है। आत्मकथा बाद में तो अलग अलग युगों में विभाजित होकर हिंदी साहित्य में आत्मकथा कौन कौन से लिखी गई उसका विवरण भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ऐसे युग आते गए और आधुनिक युग तक उसका विवरण इतिहास ग्रंथों में मिलता है। तो इस प्रकार ये आत्मकथा का साहित्यिक परिचय था। दोस्तों, अब हम इस गद्य का जो सारांश है उस पर विचार विमर्श करें। आज के लिए लेखक परिचय और आत्मकथा साहित्य स्वरूप ही उसका विवरण ही काफ़ी है। अब अगले भाग में ये पूरी की पूरी जो इकाई है उसका सारांश रूप में जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर क्या प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस भोले भाले अनपढ़ ग्रामीण जनता है उनके सामने
भारत माता की जय जो नारा है उसका अर्थ समझाने के लिए क्या क्या प्रस्तुतिकरण करते हैं उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। यहाँ आज का भाग जो है उसे पूरा करते हैं। धन्यवाद।